Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. We were discussing chapter number 1 Electrostatics of class 12th. तो आइए हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था. दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से. ठीक है, आज हमें सिर्फ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखना है और एक नया टॉपिक करना है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, ये एक नया वर्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ ही मिनट्स में. बट पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में. ठीक है, सो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ वे टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. वो इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक्चुअल में लाइंस होती हैं एक चार्ज के अराउंड, नहीं होती हैं. राइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस जो हमें एक रिप्रेजेंटेशन देती हैं कि इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, या फिर अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है. और हमें यह भी बताती है अगर हम एक टेस्ट चार्ज को रख दें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर एक टेस्ट चार्ज को रख दें तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा किस साइन का होता है, पॉजिटिव साइन का होता है. राइट, सो वो चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये हमें बताता है. जैसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है, इनवर्ड्स है, सो इट मींस जो टेस्ट चार्ज होगा वो इनवर्ड ही मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा अगर इस पॉइंट पर रख दिया जाए तो. और सिमिलरली अगर टेस्ट चार्ज को हम यहां रख देंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता रही है कि टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा इफ दिस टेस्ट चार्ज इज अलाउड टू डू सो. राइट, सो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं. अब वो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप कितनी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं. राइट, यहां पर हम इससे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी दिखा सकते हैं. एंड सेम गोज फॉर नेगेटिव चार्ज. हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे जो कि इनवर्स होंगी. ठीक है, और दोनों में ही स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो फील्ड लाइन है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है. यानी कि अगर हम एक डिस्टेंस फिक्स कर दें उस पॉइंट चार्ज से कि अच्छा मैं तो 4 मीटर्स अवे एक पॉइंट होगा तो वो 4 मीटर्स अवे इस डायरेक्शन में भी होगा, इधर भी होगा, यानी कि कंप्लीट 3 डायमेंशंस में एक स्फीयर बन जाएगा. ठीक है, क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा. और उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है. डायरेक्शन ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें बताती है. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉइंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, बट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये तो अलग अलग है इंडिविजुअली. जैसा हमने देखा अगर ये आमने सामने आ जाए, मान लीजिए दोनों लाइक चार्जेस आ जाएं, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, अब ये आमने सामने आ गए, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे? क्या अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी ही होंगी जैसे हम पहले देख रहे थे? अब ऑब्वियस सी बात है अगर दूसरा चार्ज यहां पर आया है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, हमें पता है कि वो दोनों लाइक चार्जेस एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई भी चेंज ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? आउटवर्ड. आउटवर्ड हर पॉइंट पर हम कैसे दिखाएंगे? आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ. ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन तो आउटवर्ड ही होगी. सही है, लेकिन अब क्या करें? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से चेंज होंगी? क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे? क्योंकि इंटरसेक्ट तो देखो नहीं कर सकती, ऐसे इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकती है ना, और अब इन्हें ज्वाइन भी नहीं कर सकते. इस तरह से हम ज्वाइन भी नहीं कर सकते क्योंकि ज्वाइन करने से क्या होगा, इस वाले पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है और यहां से भी बाहर निकल रही है, वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगी. उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होगी? अगर वो यहां से बाहर निकल रही तो यहां वो अंदर जाती, इनवर्ड होती, तब तो ऐसा हो सकता था कि हम ज्वाइन कर दें. और इनवर्ड कब जाती? अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता, बट यहां तो पॉजिटिव चार्ज है. सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा सा अपने आप को चेंज करेंगी. राइट, वो हम देखते हैं कि किस तरह से चेंज करेंगे क्योंकि वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती हैं एक दूसरे को. सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, बट ऑब्वियसली ये डाइवर्ट हो जाएगी और इधर से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी डाइवर्ट हो जाएगी. दोनों ही आउटवर्ड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट रिपेल करती हुई एक दूसरे से निकल जाएंगी, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सिमिलरली यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो कुछ इस तरह से पास हो जाएंगी एक दूसरे को रिपेल करती हुई, है ना, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में तो जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो न्यूट्रल पॉइंट होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं होगा। नाउ लेट्स सी, अब एक प्रॉपर डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा हमें एग्जाम में ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह से आपको दिखाना है, इतनी ज्यादा फील्ड लाइंस दिखाना जरूरी नहीं है, बट कुछ फील्ड लाइंस आपको दिखानी होंगे एंड दिस इज द वे, ठीक है। ये जो फील्ड लाइंस है थोड़ा थोड़ा सभी में मॉडिफिकेशन आ गई है इधर भी, और ये एक दूसरे को कैसे कर रही है, रिपेल ही कर रही है। इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकती हैं और ज्वाइन भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, ओके। इनकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हम बनाते, कुछ इस तरह से। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ फील्ड लाइन जो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, ठीक है, आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज में वो एंटर हो सकती है, ठीक है, इनवर्ड्स। तो यहां हम फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बना सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर भी ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हमें डायग्राम बनाना होगा इफ देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक इसलिए है बिकॉज दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड। दोनों चार्जेस इक्वल और ऑपोजिट है तो ये हर तरह से सिमेट्रिक होगा। हाँ, अगर ये चार्ज थोड़ा सा ज्यादा होता मैग्नीट्यूड में, पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज, तो फिर फील्ड लाइन सिमेट्रिक नहीं होगी। ऑलराइट, और इस चीज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऐसे कॉम्बिनेशन को जहां दो चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस उन्हें कुछ दूर रख दिया है, सो इट इज नोन एज डाइपोल, जिसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ठीक है। डाइपोल पे अगर ये लाइन है तो यहाँ अगर मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, इस लाइन पर करना है तो कैसे करेंगे, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट। बट फिलहाल के लिए डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। और ऑब्वियसली ये इमेजिनरी है, सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, ओके। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसकी हम बात करेंगे। बट उसे समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे थे कि वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बनाने वाले हैं, ठीक है। एरिया को हम वेक्टर की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमें ये समझना है कि एरिया वेक्टर कैसे हम यूज करेंगे। इट हैज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, ठीक है। अब ये तो हमें क्लियर है कि एरिया किसी ना किसी सरफेस का ही होता है। अगर कोई सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस का हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं। और वो एरिया हमें पता था कि आज तक तो वो क्या होता था, स्केलर ही होता था, यानी कि लेट्स से इफ दिस इज 40 मीटर स्क्वायर, तो ये 40 मीटर स्क्वायर एक स्केलर नंबर है, इसके साथ में कोई भी डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है। अब हम डायरेक्शन को कैसे लगाएं, एरिया को जब हम वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं तो उसकी हमें डायरेक्शन लेनी होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये एक फ्लैट सरफेस हमने माना है और इस सरफेस के कैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें एरिया वेक्टर को मानना होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। आउटवर्ड का मीनिंग तब आता है जब हम क्लोज्ड बॉडीज की बात करते हैं। लेट्स से ये अगर स्फीयर है ना, तो स्फीयर में अगर ये सरफेस है, हम एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं उस सरफेस का, तो एरिया वेक्टर हमने कहा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर यहां भी हो सकता है और परपेंडिकुलर इनवर्ड्स भी हो सकता है, बट इनवर्ड्स वाला हमें नहीं कंसिडर करना है, आउटवर्ड ही हमें लेना होगा अगर क्लोज्ड बॉडीज हैं तो। और अदरवाइज अगर प्लेन सरफेस है, जैसे कि अगर ये एक लेट्स से दिस इज अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, तो इसके हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर। अब इस पूरे सरफेस के कहीं भी चले जाओ, वो हर डायरेक्शन में ही क्या है, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर, राइट। सो इस तरह से हम एरिया वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड उसका उतना ही होगा जितना था। अब फ्लैट सरफेस का अगर एरिया 40 मीटर स्क्वायर था, सो मैग्नीट्यूड विल बी सेम, बट जो डायरेक्शन है, अब ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ, तो आप लिखेंगे 40 मीटर स्क्वायर आई कैप, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया
वेक्टर, ठीक है। अब स्फेरिकल पार्ट है यानी कि एक कर्व्ड एरिया है, सरफेस है, तो इस पर हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, यहाँ एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, यहाँ एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा। बट वी कैन से कि एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा रेडियली, जैसे ये रेडियस के अलोंग है, ये भी रेडियस के अलोंग है, ये भी रेडियस के अलोंग है, तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा एरिया वेक्टर, अगर जैसे स्फीयर आ गया। या फिर अगर कोई और कर्व सरफेस आएगी तो हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, राइट। सो एरिया वेक्टर को अब हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई एम इरेजिंग ऑल ऑफ दिस। एरिया वेक्टर को हम लिखेंगे ए वेक्टर, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो अभी तक था, ठीक है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बट यहां पर हमें एक डायरेक्शन लगा देनी है, जैसे कि एन कैप, जिस भी डायरेक्शन में वो है। अगर ये एक फ्लैट सरफेस है तो कुछ डायरेक्शन में तो होगा ना इसका एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के। मैग्नीट्यूड जो आपने कैलकुलेट किया था वही है, कोई भी चेंज नहीं आया है, डायरेक्शन उसकी कुछ ना कुछ होगी, एन कैप से हम दिखा देते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन को। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगी ये डायरेक्शन, ठीक है। और अगर ये तो फ्लैट सरफेस है तो हम एक साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि पूरे सरफेस का एरिया एक होगा और डायरेक्शन भी एक ही होगी। बट जब कर्व्ड सरफेस होते हैं तो हमें पता है कि हमें उस सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस पार्ट इज नोन एज ds, ठीक है। इसको हम, एक छोटा सा सरफेस एरिया है ds, तो वो क्या होगा, उसके साथ में कुछ डायरेक्शन होगी। अगर दूसरा पार्ट देखते हैं तो उसके साथ में कुछ और डायरेक्शन होगी। दिस इज अनदर सरफेस, छोटा सा। हम इस पूरे बड़े सरफेस एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो नाउ एरिया वेक्टर विल बी ds वेक्टर इज इक्वल टू ds, ठीक है, मैग्नीट्यूड, और साथ में हमें लगानी है डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर बिना डायरेक्शन के तो हम बता नहीं सकते, तो हमें डायरेक्शन तो यूज करनी ही है। So that's how we will use area vector. Now let's see what is the meaning of electric flux. ठीक है, so ये एक नई क्वांटिटी है, नई तरह की क्वांटिटी है, बट इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी तक हमने पढ़ा, कूलम्स लॉ ने में बताया इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा दो चार्जेस के बीच में, स्पेशली पॉइंट चार्जेस के बीच में, है ना। कैसे भी चार्जेस हो नहीं चलेगा, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई तो अब हम उन्हें काउंट भी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ा था तब हमने कहा था कि फैराडे ने जैसे इस नोटेशन को गायब कर दिया। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे डिस्क्राइब की गई थी, हम एक वेक्टर बनाएंगे, लाइक दिस इज अ वेक्टर। अब आगे वो वेक्टर क्या हो जाएगा, थोड़ा स्मॉल साइज हो जाएगा, थोड़ा और स्मॉल साइज हो जाएगा, एंड इन दिस वे हम सभी डायरेक्शंस में अप्रोच करने वाले थे, ठीक है। बट उन्होंने कहा कि इन सभी वेक्टर्स को कंबाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, और एक बार ही हमें डायरेक्शन लिखने की जरूरत है, बार बार नहीं लिखेंगे, बस ऐसे किया और डायरेक्शन बना दी। फिर हमने कहा कि अब यहां से तो वेक्टर की लेंथ से आइडिया हो जा रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा है, फिर आगे थोड़ा कम है, आगे लेंथ और कम हो गई तो और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। बट जब हम सिंगल लाइन यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ये हमें कैसे पता लगेगा। सो वी सेड कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट कर लेंगे। डेंसिटी की हमने बात की कि अब अगर एक एरिया से यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है। उनके बीच की रिलेटिव क्लोजनेस को देख लेंगे, राइट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज है, यहां पर क्लोजनेस थोड़ी सी बढ़ गई है, सो इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम डेंसिटी की बात करेंगे कि कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं एक पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है। अगर मैं सेम एरिया को आगे आगे लेकर जाऊंगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी जो उससे पास हो रही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करने से हमें क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम काउंट कर रहे हैं, क्या काउंट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम काउंट कर रहे हैं, और उससे हमें क्या फायदा होगा, यूज क्या है उसका, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बता देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, वो हमें पता लग जाएगा अगर हमें फ्लक्स पता हो तो। ठीक है, अगर कहीं पर फ्लक्स ज्यादा है दैट मीन्स ज्यादा फील्ड लाइंस वहां पर पास होंगी, अगर फ्लक्स कम है तो ऑब्वियसली फील्ड लाइंस कम पास हो रही होंगी, और अगर फ्लक्स जीरो है ना, फ्लक्स जीरो भी आ सकता है, so that means zero number of field lines are passing through that area। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं हम फ्लक्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, दिस इज फ्लक्स और रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे फाई, कैपिटल फाई इस सिंबल से। और ये क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एरिया यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एरिया कम है तो उससे कम ही फील्ड लाइंस पास होंगी, अगर एरिया थोड़ा ज्यादा कर दिया तो फील्ड लाइंस भी ज्यादा पास होंगी, और ज्यादा कर दिया तो फील्ड लाइंस और भी ज्यादा पास होंगी। सो दिस हम एरिया से मल्टीप्लाई भी करेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में है, क्या एरिया उसके परपेंडिकुलर है या फिर नहीं, है ना। तो दोनों के बीच में एंगल कुछ होगा तो वो डिसाइड करेगा कि कितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उससे पास होंगी। ठीक है, अगर हम इस सरफेस को क्या कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं, अब ये सरफेस तो फ्लैट ही है, let's say now these are field lines। अगर ये सरफेस कुछ इस तरह से रखा है यानी कि इसके परपेंडिकुलर ही है तब तो ये फील्ड लाइंस इससे पास होंगी, बट अगर ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है, जिस प्लेन में ये बोर्ड है उसी प्लेन में क्या जा रही है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, और उसी प्लेन में ये सरफेस है, तो इस सरफेस से क्या कोई फील्ड लाइन पास कर रही है, ये जो फील्ड लाइंस हैं क्या ये इस सरफेस को क्रॉस कर पा रही हैं, नहीं, वो तो इसके ऊपर से ऐसे ही निकल जा रही है, इसके अंदर से क्रॉस तो नहीं कर रही है ना, तो क्रॉस करना जरूरी है। यहां पर फ्लक्स क्या होगा, इस सिचुएशन में फ्लक्स होगा जीरो। इस सिचुएशन में एक भी फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन यहां से पास जरूर हो रही है बट इस एरिया से पास नहीं हो रही है, इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही है, करेक्ट है। सो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ऑब्वियसली कोई भी फील्ड लाइन यहां पर पास नहीं हो पा रही है एरिया से, तो इसीलिए एरिया को वेक्टर बनाना जरूरी है, बिकॉज एरिया किस डायरेक्शन में है और फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में है, ये इंपॉर्टेंट है फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो। ठीक है, सो फ्लक्स इज एक्चुअली, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं फ्लक्स, सो इट इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और एरिया वेक्टर का, क्योंकि एरिया अब हम वेक्टर बना चुके हैं, सो दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। दैट मीन्स अब ये तो वेक्टर नहीं है क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर देता है, राइट। सो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। यहां पर हमने ये माना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है यहां पर, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइंस हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं और पैरेलल भी हैं। सो दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो वो तो हर पॉइंट पर सेम होगा, यहां पर, हर जगह पर, है ना। सो हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहां पर उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एंड सेम गोज विद एरिया। ठीक है, एरिया भी एक ही बार में हम यूज कर लेंगे, बट अगर सरफेस कर्व्ड होगा तो हमें देखना होगा कि अब ये जैसे आ गया तो हमें इस एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा इस टाइम पर। अब इस छोटे से एरिया को हम देखेंगे कि ये छोटा सा एरिया है और ये क्या है, डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, सो दिस एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का हम क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट करना होगा। सो दैट मीन्स अगर सरफेस कर्व्ड है वहां पर हमें एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, अदरवाइज वेक्टर ई डॉट ए इज सफिशियंट। अब मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा भी है, फाई इज एक्चुअली, अगर हम एरिया को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा कंप्लीट कंसिडर करने के लिए। वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस वेक्टर। अब ये डी एस वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर।
ये एरिया वेक्टर है। और ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, अगर सरफेस क्लोज्ड है, ठीक है, सरफेस तो क्लोज्ड होगा ना, अगर हम स्फीयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी हम सरफेस लेंगे, तो अगर ये क्लोज सरफेस है तो हम यहाँ पर एक क्लोज इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पर ये नोट डाल देते हैं इंटीग्रेशन के सिंबल में, ठीक है। सो दिस ओनली मीन्स कि जो सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज क्लोज, वो क्लोज है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना होगा, एरिया को हमने ds यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अगेन हम क्लोज इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे। E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ds इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। अब हम वेक्टर फॉर्म नहीं यूज कर रहे हैं, बट वेक्टर E डॉट ds जब होगा तो दोनों के बीच का एंगल वो क्या लेकर आएगा, cos थीटा, राइट। सो दिस इज द मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्लक्स। E ds cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड ds। अगर आपने छोटा सा पार्ट देखा इस सरफेस का, है ना, दिस इज ds, एरिया में अगर हम देखते हैं तो ये ds है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। अब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है सो थीटा विल बी 0, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा विल बी 180 डिग्रीज और 90 डिग्री भी हो सकता है, वो हम देखेंगे। अभी हम बात करते हैं SI यूनिट के बारे में। अगर हम एक नई क्वांटिटी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसकी कुछ ना कुछ यूनिट भी देखनी होगी। अब फ्लक्स में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एरिया की यूनिट तो आपको पता है मीटर स्क्वायर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपको पता है न्यूटन पर कूलम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट भी होती है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई शुड नॉट यूज क्रॉस हेयर, वो कंफ्यूज कर सकता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। सो आई विल राइट E मल्टीप्लाई बाय A, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई हो गए, पर कूलम करेक्ट है। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट भी जानते हैं, तो दिस इज 1 यूनिट, एक यूनिट तो हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन आगे के लेक्चर्स हम करेंगे उसे, बट कई बार हमें ऑप्शंस में वो भी देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस एज वोल्ट पर मीटर, दिस इज वोल्ट पर मीटर, और एरिया की तो सेम ही रहेगी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वोल्ट पर मीटर जब मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मीटर विल बी कैंसल्ड और बचेगा वोल्ट मीटर, ठीक है। सो एक हो गई ये SI यूनिट और सेकेंड यूनिट इज वोल्ट मीटर यानी कि ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट दोनों ही करेक्ट हैं। अगर आपको ऑप्शन में ये दिख रहा है तो आप ये भी टिक कर सकते हैं, ये दिखता है तो आप ये भी टिक कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी यूनिट को यूज किया है, वोल्ट पर मीटर को या फिर न्यूटन पर कूलम को, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी, सो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं SI यूनिट, ओके। अब हम देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। मैक्सिमम कब होगा, जब सारी की सारी फील्ड लाइंस उस एरिया से पास हो, है ना। सो नाउ दिस इज अ सिचुएशन, पहली सिचुएशन कंसीडर करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये हमारा एरिया है। अगर एरिया ये है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा, सही बात है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, फ्लैट सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। तो दोनों के बीच में दो वेक्टर्स हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और दूसरा है एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में थीटा, एंगल इज 90 डिग्री। और हमें पता है कि यहां पर कोई भी फील्ड लाइन एरिया को क्रॉस नहीं कर पाएगी, बिकॉज दिस एरिया इज फ्लैट, ये एरिया कुछ ऐसे रखा हुआ है और फील्ड लाइंस भी ऐसे ही पास हो रही है यहां से। अगर फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होती तब तो वो क्रॉस कर पाती ना, अब तो क्रॉस नहीं कर सकती। सो दैट मीन्स फ्लक्स विल बी मिनिमम, इन दिस सिचुएशन फ्लक्स इज मिनिमम।
अब ये है इंटरमीडिएट सिचुएशन, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस थर्ड सिचुएशन जहां एरिया वेक्टर कुछ ऐसे है. नाउ एरिया इज प्लेस्ड लाइक दिस, सो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह से. ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं पर हो गया. नाउ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है. दोनों के बीच में एंगल कितना है? कोई भी एंगल नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स थीटा इज 0 डिग्री. और फ्लक्स कैसा होगा? मैक्सिमम. सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस अभी पास करेंगी इस एरिया से. करेक्ट है. और सेकंड नंबर पर है इंटरमीडिएट सिचुएशन, जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल है इंटरमीडिएट सा, लेट्स से ये, ठीक है. दिस इज द फ्लैट सरफेस जो एरिया है, तो उसके परपेंडिकुलर हो गया ये एरिया वेक्टर. ऑलराइट. और इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में है जहां था. दोनों के बीच में एंगल है थीटा. अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, है ना. ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ भी. अगर बिल्कुल कुछ इस तरह से हो जाए तो ये मैक्सिमम फ्लक्स वाली कंडीशन बन जाती है. अदरवाइज जैसे जैसे रोटेट होगा ये थीटा चेंज होगा और फील्ड लाइंस कम पास हो पाएंगे. तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो इंटरमीडिएट है, यानी कि इन दोनों के बीच में है, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कहीं. यहाँ पर फ्लक्स क्या है? 0. यहाँ पर फ्लक्स है मैक्सिमम, और यहाँ पर फ्लक्स कुछ भी होगा बीच में. ठीक है. इसके साथ साथ फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है. ओके, फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है. अब यहाँ पर हम जो ये प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, इस शीट को कंसीडर कर रहे हैं, इसकी हम ज़्यादा कोई थिकनेस नहीं मान रहे हैं. ठीक है, हम इसकी थिकनेस को अवॉइड कर रहे हैं. बट अगर ऐसा हो, यहाँ पर मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ. अगर कोई प्लेन है जिसकी हमें थिकनेस कंसीडर करनी है, ठीक है, अब ये थिकनेस है, सो ऑब्वियसली दिस इज अ सरफेस, ये एक सरफेस है, ये इसका दूसरा सरफेस है. अब दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2. ठीक है. तो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे हैं लाइक दिस. फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है. अब ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर जब हम होगा, एरिया वेक्टर के लिए आई विल यूज दिस, कलर चेंज कर लेते हैं. ओके, अब एरिया वेक्टर सरफेस 2 के लिए तो सेम डायरेक्शन में ही होगा. ओके, वेट के तो हाइलाइटर, एरिया वेक्टर सरफेस 2 के लिए तो इसी डायरेक्शन में होगा. अभी फिर से सेम कलर आ गया, वेट. Yes. So this is area vector A2. All right. And this is area vector. अगर यहाँ देखते हैं सरफेस 1 के लिए, तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, है ना, हमेशा आउटवर्ड. अब अंदर की तरफ हम नहीं बनाएंगे. सो दिस इज A1. ठीक है, A1 वेक्टर जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के. तो यहाँ पर अगर हम थीटा देखते हैं, थीटा वो हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन दैट डायरेक्शन. तो एंगल क्या हो गया? कंप्लीट 180 डिग्री. और यहां अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स थीटा इज 0 डिग्री. ऑलराइट. सो यहां थीटा 0 डिग्री और यहां थीटा 180 डिग्री है. सो व्हेन थीटा इज 0, हमें पता है कि मैक्सिमम फ्लक्स होता है और वो पॉजिटिव आएगा. जो फ्लक्स आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. बट जब थीटा 180 डिग्री है तो मैं ये नहीं कह सकता कि फ्लक्स मिनिमम है नेगेटिव साइन की वजह से. नहीं, अब इस एरिया से फील्ड लाइंस पास तो हो रही है ना. इस सिचुएशन में तो फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही है. 0 फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया. लेकिन यहां पर एक्चुअल में पास तो हो रही है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है. सो हेयर फ्लक्स इज नेगेटिव. जब हम फ्लक्स को लिखेंगे तो हम जरूर नेगेटिव लगाएंगे, बट अगर देखा जाए तो फ्लक्स मिनिमम कब है? जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है. 0 डिग्री पर फ्लक्स मैक्सिमम है, 180 डिग्री पर भी फ्लक्स मैक्सिमम ही है, बस वो साइन में ऑपोजिट है, वो ऑपोजिट साइन का है. अब जब नेगेटिव साइन आया, वो कब आया? जब वो किसी सरफेस में फील्ड लाइंस क्या कर रही है? एंटर कर रही है. और यहां पर ये सरफेस से क्या कर रही है? फील्ड लाइंस निकल रही है.
ठीक है। सो नेगेटिव फ्लक्स कब होगा, दिस इज फाई इज नेगेटिव, फाई मीन्स फ्लक्स वो नेगेटिव है, और वो नेगेटिव वन कब होगा, व्हेन field lines enter a surface, किसी सरफेस में जब एंटर हो रही होती है तो फील्ड जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है, और जब किसी सरफेस से फील्ड लाइन निकल रही होती है, इस सिचुएशन में हमें फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, सो फ्लक्स पॉजिटिव है। और हम कह सकते हैं कि फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, व्हेन फील्ड लाइंस इमर्जेस, बाहर निकलती हैं, इमर्जेस फ्रॉम अ सरफेस, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या समझ में आया, फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे वर्क डन, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क हमें पता है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी वो होगा उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। अगर पॉजिटिव फ्लक्स है तो उसका अपना मीनिंग है, अगर फ्लक्स नेगेटिव है तो उसका अपना अलग मीनिंग है, और अगर फ्लक्स जीरो है सो दैट मीन्स कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं हो पा रही है उस एरिया से। पॉजिटिव फ्लक्स का मीनिंग है कि फील्ड लाइंस उस एरिया से निकल रही हैं, इमर्जेस आउट फ्रॉम द सरफेस, और जब सरफेस में एंटर हो रही हैं, सरफेस कुछ ऐसा है, फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, ठीक है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो फ्लक्स विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मुझे फ्लक्स की वैल्यू पता लग जाती है पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो, सो आई कैन डिसाइड कि दोनों में एंगल क्या होगा। फील्ड लाइंस किसी सरफेस में एंटर कर रही है या निकल रही है, या फिर एंटर कर ही नहीं पा रही। अगर जीरो है, फ्लक्स की वैल्यू अगर जीरो है, सो आई विल सी कि फील्ड लाइंस एंटर ही नहीं कर पा रही है सरफेस के अंदर, राइट। सो दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड फॉर फ्लक्स, ऑलराइट। अब हमें फ्लक्स को क्या करना है, डिराइव करना है। अब एक्चुअल में डेरिवेशन नहीं होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट ही एक फाई इज इक्वल टू, हमें पता है हमने मैथमेटिकली इसे कैसे एक्सप्रेस किया, इंटेग्रल, क्लोज इंटेग्रल, यहां पर क्या आने वाला है, वेक्टर ई डॉट डी एस, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं क्लोज इंटेग्रल अगेन ई डी एस कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये हमने मैथमेटिकली देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे लिखते हैं, और यही हम यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा। जब भी सिचुएशन होगी कर्व्ड या फिर फ्लैट सरफेस होगा, फ्लैट सरफेस में तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट कर्व्ड सरफेस में आपको एरिया को डिवाइड करना होगा। सो दैट्स इट। डेरिवेशन हम गॉस लॉ जब करेंगे तब देखेंगे डेरिवेशन को, तो ठीक है। सो ऑल राइट, दिस पार्ट इज डन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, आज के क्वेश्चंस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। द इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स इन द फिगर आर ई एक्स इज इक्वल टू दिस, ई वाई इज इक्वल टू 0, ई जेड इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है, अल्फा कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें दे दी है, फिर ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। अब ये क्यूब है तो इसके कुछ ना कुछ डायमेंशन है ना, तो दिस डायमेंशन ए वो क्या है, 0.1 मीटर, ठीक है। तो सारी की सारी लेंथ 0.1 मीटर है, साइड ऑफ क्यूब, देन चार्ज विद इन द क्यूब इज। अब इसमें हमसे चार्ज पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन गॉस लॉ का है और उसके बाद हमें करना चाहिए, बट वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेट फाई। इस क्वेश्चन में हमें चार्ज नहीं कैलकुलेट करना, चार्ज वाला हम सेम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे जब हम चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, बट राइट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स। हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में तो है, और वो कैसे चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वो एक्स के साथ में वेरी कर रहा है। अल्फा इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें दी है, एंड एक्स की पावर 1/2 है।
वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जेड डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन, राइट. और वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट कांस्टेंट. अब कांस्टेंट नहीं है इसका मीनिंग हम देखेंगे. हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स. इस सॉलिड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं. अब देखिए ये वाला जो सरफेस है, टॉप सरफेस जो है इसका, ये सरफेस कैसा होगा, फ्लैट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स डायरेक्शन में पास हो रही हैं. सो इस सरफेस के थ्रू आपको लगता है कोई भी फ्लक्स होगा क्या, कोई फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर पा रही है. सोचिए इस बारे में, क्या कोई फील्ड लाइन इसे क्रॉस कर पा रही है, नो. सो यहां पर फ्लक्स क्या होगा, जीरो. फ्लक्स विल बी जीरो. सेम गोज फॉर बॉटम. टॉप और बॉटम के जो सरफेसेस हैं दोनों में ही कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर सकता. फाई इज इक्वल टू जीरो. अब आ जाते हैं जो फ्रंट वाला सरफेस है, ओके, और जो बैक वाला सरफेस है, ओके. जो फ्रंट वाला सरफेस है, अगेन दिस सरफेस इज लाइक दिस, और फील्ड जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में है, तो अगेन कोई भी फ्लक्स उससे पास नहीं होगा. तो जो फ्रंट सरफेस है और बैक सरफेस है दोनों में ही फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, इसे हम देखते हैं. So this is the given cube. ऑलराइट, ये एक्स एक्सिस पर लोकेटेड है कुछ इस तरह से, बट ओरिजिन पर नहीं शुरू हो रहा है. ठीक है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में ही क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, तो हमें सरफेसेस को नाम देना होगा. दिस इज, ये जो वाला जो सरफेस है ये, ठीक है, दिस सरफेस विल बी लेफ्ट सरफेस. ठीक है, ये लेफ्ट सरफेस है, और ये जो सरफेस हम देख पा रहे हैं दिस वन इज राइट सरफेस. ठीक है, लेफ्ट वॉल है या फिर राइट वॉल है, आप कुछ भी कह सकते हैं. बाकी इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी सरफेस है, आप टॉप को देखो, बॉटम को देखो, फ्रंट वाली जो वॉल है या फिर बैक वाली जो वॉल है, सभी में फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, सो फ्लक्स इज जीरो टॉप वाले सरफेस के लिए, बॉटम वाले सरफेस के लिए, फ्रंट वाले सरफेस के लिए भी. जो सरफेस फ्रंट में है और जो सरफेस बैक में है सभी के लिए फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा. क्यों, क्योंकि यहां पर एरिया वेक्टर, अब देखिए जो फ्रंट सरफेस है उसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, आउट ऑफ द बोर्ड, इस बोर्ड के बाहर की तरफ, और फील्ड कैसे है, एक्स एक्सिस के अलोंग है. तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. आप कोई भी सरफेस को देख लो, अगर बॉटम वाला जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर होगा अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड या फिर हम कह सकते हैं आउटवर्ड दिखाना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, तो अगेन एंगल इज 90 डिग्री. सो इन चारों सरफेसेस के लिए थीटा 90 डिग्री बनता है. थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अगर थीटा 90 है तो फ्लक्स जीरो होता है, मिनिमम होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं जो लेफ्ट वाला सरफेस है और राइट वाला सरफेस है उसके लिए. उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो लोकेशन है, देखिए इस क्यूब की लोकेशन यहां से भी सेम डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है. ओके, एंड द फील्ड इज ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट वाला सरफेस है उसके लिए क्या होगी, अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. एक्स की पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट हमें करना है, और x की क्या वैल्यू है, यहां पर x की वैल्यू क्या है इस सरफेस के लिए, ये तो a के इक्वल है, राइट. सो दिस इज इक्वल टू a. सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं राइट वाले सरफेस के लिए, दिस इज राइट सरफेस, सो यहां पर अब x की वैल्यू चेंज होगी. दिस इज a एंड दिस इज अगेन a, तो ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ a, अल्फा, एंड आई विल राइट 2 टाइम्स ऑफ a, क्योंकि ये डिस्टेंस a है और a डिस्टेंस दोबारा से हो गया. सो 2a हम यहां पर लिखेंगे, x की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है. ठीक है, जो भी वैल्यू है. अब इस पूरे सरफेस के लिए x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना, इस कंप्लीट सरफेस पे, लेफ्ट सरफेस पे x की वैल्यू सेम है, दैट इज a. तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, बट दोनों सरफेसेस पर इक्वल
नहीं है, वो डिफरेंट है. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट सरफेस एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट सरफेस. अब बात कर लेते हैं एरिया वेक्टर की. अब एरिया वेक्टर लेफ्ट सरफेस का होगा इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वही डायरेक्शन है ना. सो दोनों के बीच में एंगल कैसा हो गया 180 डिग्री. दैट मीन्स फ्लक्स आएगा. फ्लक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन. सो व्हाट शुड बी फ्लक्स, दोनों के बीच में एंगल सोचिए. एंगल क्या होगा 180 डिग्री. सो फ्लक्स क्या होगा नेगेटिव होगा. अब इस सरफेस के लिए जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे सो इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव. ठीक है. और राइट वाले सरफेस के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे, राइट सरफेस के लिए फ्लक्स आने वाला है पॉजिटिव. और हमें क्या करना है, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है. फ्लक्स ही इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, तो दोनों के फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे विद साइंस, प्रॉपर साइन के साथ में. ओके. सो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट सरफेस इज अल्फा. जो लेफ्ट वाला सरफेस है वहां पर ये डिस्टेंस a के इक्वल है. ठीक है. सो अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ a और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वाले सरफेस पर है अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ 2a. ओके. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट सरफेस एंड राइट सरफेस. एरिया वेक्टर अगर हम देखते हैं लेफ्ट वाले सरफेस के लिए तो वो होगा नेगेटिव x डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा एरिया वेक्टर का, वो होगा a स्क्वायर. क्योंकि क्यूब की डायमेंशन a स्क्वायर है बट वो नेगेटिव साइन के साथ में आएगा i कैप. ऑल राइट. एंड हेयर ऑन राइट सरफेस एरिया वेक्टर विल बी प्लस, यहां पर पॉजिटिव साइन होगा a स्क्वायर i कैप, क्योंकि यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. ऑल राइट. सो अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें दोनों सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है लेफ्ट वाले के लिए और एरिया वेक्टर भी पता है. सिमिलरली हमें राइट सरफेस के लिए भी पता है. सो व्हाट वी विल डू, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे हम लेफ्ट सरफेस पर. व्हाट इज द फॉर्मूला, हमें लेफ्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों में ही आई कैप डायरेक्शन में है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है. सो दिस इज आई कैप, दिस इज ऑल्सो आई कैप. ओके. तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है. तो आई कैप और आई कैप 1 हो जाएगा. इसके आगे पॉजिटिव साइन और यहां पर नेगेटिव साइन है तो क्या बन जाएगा अल्फा. ठीक है. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a और ये है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a की पावर 2 और यहां से आ जाएगा 1/2, 2 प्लस 1/2, तो वो हो जाएगा 5/2. राइट. या फिर इसे ऐसे ही रहने देते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा a स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया a. ठीक है. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा a स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ a नेगेटिव साइन के साथ. सिमिलरली फ्लक्स जब हम राइट वाले सरफेस पर देखेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा. अल्फा इज द कांस्टेंट. ठीक है. a स्क्वायर यहां पर भी होगा और यहां पर स्क्वायर रूट में क्या आने वाला है 2a. ठीक है. सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दोनों मिलकर हमें क्या देंगे टोटल फ्लक्स इस बॉडी के थ्रू. सो जो कंप्लीट फ्लक्स होगा वो होगा फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस. ठीक है. सो जब हम दोनों को ऐड करेंगे अल्फा a स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है हमें. ओके. उसके आगे हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a, ये पार्ट भी हम कॉमन ले सकते हैं. सो अल्फा a स्क्वायर रूट ऑफ a को भी हमने कॉमन लिया. स्क्वायर रूट ऑफ a कॉमन आ चुका है तो बचा क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ था और ये नेगेटिव साइन है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1. ऑल राइट. सो दैट्स डन. यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा. अब हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है. अल्फा की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू 0.1 मीटर वो भी हमें गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1. तो हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. इस तरह से हमें करना होगा. अगर यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहां पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं आता, फिर यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ a ही आ जाता. सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होता, दोनों को ऐड करते, टोटल फ्लक्स क्या हो जाता 0. टोटल फ्लक्स इस सिचुएशन में 0 बन सकता था लेकिन नहीं है.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे दिस लेक्चर. ओके, सिलेंडर, ऑल राइट. तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. बट अभी अब इस सिचुएशन में हमें क्या पता लगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता, अब इस सिचुएशन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है. लेफ्ट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, राइट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ही नहीं. दिस इज नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. बट अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हमारा फ्लक्स क्या आता? जीरो. क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो जितनी फील्ड लाइंस इस लेफ्ट वाले सरफेस में एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस राइट वाले सरफेस से निकल रही हैं. सही बात है. तो लेफ्ट वाले सरफेस पर जब एंटर करती हैं तो फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जब राइट वाले सरफेस से फील्ड लाइन निकल रही है, किसी भी सरफेस से जब फील्ड लाइन निकलती है तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, टोटल फ्लक्स विल बी जीरो. सो दिस इज अ पॉइंट जो हम यहां पर मार्क कर सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स विल बी जीरो. ठीक है, फ्लक्स जीरो होगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ऑल राइट, एंड बॉडी इज थ्री डायमेंशनली क्लोज्ड. ओके, बॉडी क्लोज्ड होनी चाहिए अगर वो किसी भी शेप की हो. अगर हम एक स्फीयर को रख देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से, ऑल राइट, तो अब जितनी फील्ड लाइंस इसके हाफ वाले पार्ट में एंटर कर रही है, देखो यहां तक तो फील्ड लाइंस क्या कर रही है? एंटर कर रही है. तो वो क्या बनाएगा? नेगेटिव फ्लक्स बनाएगा. और जो राइट वाला पार्ट है इस स्फीयर का, वहां से फील्ड लाइंस निकल रही है, तो वो पॉजिटिव फ्लक्स बनाएगा. सो फ्लक्स विल बी जीरो. ठीक है. सो दिस इज अ पॉइंट जो हम कल के लेक्चर में भी समझेंगे कि फ्लक्स किसी भी सॉलिड थ्री डायमेंशनल बॉडी में से अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उससे जितनी फील्ड लाइंस उसमें एंटर करती हैं उतनी ही फील्ड लाइंस वहां पर निकलती भी हैं. सो दैट्स व्हाई फ्लक्स इज जीरो. ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, जहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कवर किया था. तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दो पॉजिटिव चार्ज यानी कि सेम चार्ज आ जाएं या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे. एंड नेक्स्ट वन वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. कल के लेक्चर में हम करेंगे गॉस लॉ. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हो चुका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं इन द गॉसेस लॉ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर एंड थैंक यू.